ये महासागर है, अभी महासागर की बात करेंगे। ये महासागर है, आपको बस इतना दिखता होगा पानी की ये लहरें आई और यहाँ आके गिर गई, आती है गिर जाती है। यहाँ से खड़े होकर बस ये दिखता है, इसके नीचे का थोड़ी ना दिख जाएगा। नीचे का तो तब दिखेगा जब उसके नीचे जाएंगे, है ना। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक पनडुब्बी से गए थे कहाँ, टाइटैनिक का मलबा देखने गए थे समुद्र में, वो वहीं पर ब्लास्ट हो गई थी, मर गए थे लोग। तो ये क्या है, यहाँ से जब हम देखते हैं खड़े तो केवल समुद्र दिखता है। हम जिस जगह खड़े हैं, यानी कि कहाँ, समुद्र के किनारे जिस जगह खड़े हैं वो एरिया कहलाता है क्या, कि बीच कहलाता है। नाम बीच तो नाम सुना ही होगा, समुद्र का बीच देखा ही होगा, सॉन्ग्स में देखते होगे या कहीं भी बीच को जानते हो। यानी कैसा एरिया होता है, कुछ वहाँ सैंड होती है ना, रेता पड़ा होता है, उसमें कंकड़ पत्थर भी हो सकते हैं, हालांकि उनको छांट दिया जाता है, मुलायम भी होते हैं। बीच भी कई टाइप के होते हैं, कुछ अच्छे बीच होते हैं जिन पे कंकड़ पत्थर नहीं होते हैं, जैसे गोवा के आपके बीच है। कुछ ऐसे बीच भी होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा कंकड़ पत्थर आपको देखने को मिलेगा, जैसे आपके केरल के हैं या तमिलनाडु के हैं, है ना। तो वहाँ पर आपको उस तरीके के बीच देखने को मिलेंगे। अब इस बीच के बाद जब हम आगे को बढ़ते हैं तब महासागर के निकल के उच्चा बच्चों की शुरुआत होती है। पहले मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, उसको आप लोग बना लीजिएगा, उसके बाद मैं आगे इसको पढ़ाना शुरू करूँगा। महासागर के उच्चा बच्चों को दिखाने के लिए एक पर्टिकुलर एक कर्व यूज किया जाता है। कौन सा है, महासागरीय उच्चा बच्चों को दिखाने के लिए एक कर्व यूज होता है और हमेशा वही नाम उसका आता है। जो मैं यहाँ बनाऊंगा वो यही कर्व है, उच्चता दर्शी वक्र, ठीक है, ये इसका नाम होगा जो मैं यहाँ बना रहा हूँ। सवाल आता है ऑब्जेक्टिव में कि महासागरीय निकल के उच्चा बच्चों को किस कर्व के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो उसका नाम क्या है, उच्चतादर्शी वक्र, ठीक है। आप लोग उसको बना लीजिए, आज के लोग 2 डायग्राम आपको बनाने पड़ेंगे। लाइन सीधी खींचना, मेरी हो सकता है टेढ़ी हो, लेकिन ये लाइन ऐसे ही खींचनी। मैं इसका सी का मतलब जहां लिख रहा हूं कॉन्टिनेंटल है, ठीक है। चलो 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 पीछे दे रहा हूं।
ये क्या है, इसमें पानी। ये डायग्राम है जो ये प्रदर्शित करता है कि हमारी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी के भीतर यानी कि जल, जो जल है, जल के नीचे क्या क्या चीजें हैं। ये लैंड है, वो एरिया जहां हम रहते हैं, ठीक है। इस जल का यानी कि कोई भी समुद्र का जो तट है, जैसे ये तट है, ये ऊपर वाला हिस्सा होगा, ये समुद्र है, यहाँ से शुरू हुआ ये, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है, ये यहाँ से हम जब आगे को बढ़ते हैं, जैसा बीच पे कभी आपने कभी महसूस किया होगा, देखा होगा, तो उसमें पानी आता है, जहाँ तक हम पानी में थोड़ी दूर तक पैर अंदर घुस जाते हैं और हम डूबते नहीं हैं, ऐसा ही है। एकदम से ढाल सा नहीं आ जाता है ना। पानी में हम चलेंगे थोड़ी दूर तक, समुद्र में जा सकते हैं, अंदर तक डूबते नहीं हैं। तो वो जो एरिया है जहाँ समुद्र में पानी है और उस पानी में हम डूब नहीं रहे हैं, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। हिंदी में इसे कहते हैं महासागरीय मग्न तट, ठीक है, मग्न तट बोलते हैं इसे। नाम सुना होगा आप, सबने सुना होगा मग्न तट। आप ठीक है, पहले इनके नाम बता दो, फिर इनके बारे में डिटेल बताओ। फिर उसके आगे एक ऐसा जगह आती है, इसके आगे ये तो मग्न तट हो गया, ये वाला, ये मग्न तट हुआ। उसके आगे पता लगता है कि एकदम से ढाल सा आ जाता है ना, तो उसको क्या कहते हैं, ढाल। उसको क्या कहेंगे, मग्न ढाल। फिर ढाल के बाद फिर पता लगता है कि थोड़ा सा फिर ऊपर को उठ रहा, ये फिर लगता है थोड़ा सा और ऊपर को उठा, बीच में और ऊपर को उठेगा, तो वो होता है उभार, महासागरीय उभार। उसे बोलते हैं क्या, महासागरीय उभार। महासागरीय उभार। फिर उभार के बाद पूरी स्ट्रक्चर एक लंबी सी, जैसे यहाँ पर पर्वत होगा एक एरिया में, उसके बाद पर्वत के नीचे क्या आ जाएगा, पर्वत, जैसे पर्वत खत्म हुआ फिर क्या दिखेगा, मैदान ही मैदान दिखेगा। तो ऐसा ही जब ये चीजें समाप्त हो जाती हैं तो उसके बाद पूरे उसमें मैदान ही मैदान आपको दिखाई देगा पूरे समुद्र में, ठीक है। उस मैदान में कुछ चीजें और भी होती हैं जिनके नाम अगले डायग्राम में मैं बताऊंगा कि और क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये इतनी चीजें हैं। मैदान के बाद सबसे लास्ट में आता है वो पॉइंट जहां पर दो प्लेटें आपस में टकराई हो, है ना, तो उस जगह पर क्या बन जाएगी, एक ट्रेंच, यानी कि वहां पर सबसे गहरा जो क्षेत्र होगा वो देखने को मिलेगा। तो इस तरीके के डायग्राम से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। इसको उच्चतादर्शी वक्र बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये है, अब एक एक चीज को मैं उठाऊंगा और इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं मग्न तट की। मग्न तट क्या होता है, कितने ऐसे हैं जो अभी तक नहीं समझ पाए, हाथ खड़े करो। क्यों नहीं समझे, दिक्कत पड़ी है, मैप ले आओ, जाओ तो फिजिकल देखो, ध्यान सुन लो, ध्यान से मेरी बात को, सब समझ में आया, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। मान लो ऐसे समझो, ये इंडिया का नीचे वाला हिस्सा है जो समुद्र में रहता है, ठीक है, ये तो सब जानते ही हैं। इस समुद्र के हिस्से में ये वाला जो, इस समुद्र में जो ये हिस्सा है, एटलस लाए हैं, कितने लाए हैं, एटलस खोल लो, सभी एटलस खोल लो जो लाए हैं। समुद्र में जो ये हिस्सा है, जो समुद्र का हिस्सा है जहां लैंड खत्म हुआ, लैंड खत्म होने के बाद जहां पानी थोड़ा सा बीच, जो समुद्रीय बीच होते हैं, उस बीच से नीचे का जो हिस्सा है जहां पानी दिख रहा है आपको, वो उसका, उस पे पानी की गहराई कितनी होगी, बहुत कम होगी। तो वो वाला हिस्सा, ये पूरा लगा हुआ ये हिस्सा जो है हमारे भूमि से, मुख्य भूमि से जो लगा हिस्सा है, समुद्र वाला क्षेत्र है, इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है, ये वाला हिस्सा।
ऐसे दूसरा ऐसा देखो, ये एरिया है, ये क्या है, यहाँ तक क्या है, ये बीच है, ये क्या है, बीच। कहाँ बीच, जहाँ खत्म हो रहा है, और फिर समुद्र का पानी जहाँ तक आ रहा है, बीच जहाँ खत्म हो रहा है, समुद्र का पानी जहाँ तक आ रहा है, वही हिस्सा क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, जिसपे हम अंदर भी घुस जाएंगे तो डूबेंगे नहीं, ठीक है। पानी रहता है, आगे चल के वो ज्यादा आगे जाएंगे तो गहरा हो जाएगा, यानी कि सामान्य तौर पर हम कुछ दूरी तक इसमें चले जाते हैं। क्लियर है आप किसी सबको? अब देखो, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो बेसिकली क्या है, जो हमारे महाद्वीप है वो उसी का भाग है ना, महासागर का भाग वो नहीं है, इसीलिए वो क्या है, उछला है, उसका पानी उछला रहता है। देखो इसमें दिखाता हूँ, वही ना, अब देखो बहुत आसान, आराम से आपको दिखेगा आसानी से कि कहाँ कहाँ कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। अब नजर दौड़ाओ, देखो कहाँ, सबसे बढ़िया जगह दिखाता हूँ, ये दिख रहा है, ये सफेद सफेद सा दिख रहा होगा, उत्तरी सागर, जिनके पास एटलस है वो एटलस में देख सकते हैं। ये वाला हिस्सा सफेद, ये वाला जितना भी ये सफेद सफेद दिख रहा है, ये दिख रहा है सब, ये है, हाँ, ये सारा मगध तट है, जितना भी ये सफेद वाला हिस्सा, ये जो इसके सहारे लगा, ये वाला भारत में, ये वाला यहाँ पर, ये वाला, ये सब, ये सब के सब क्या है, मगध तट है, यानी कि ऐसा क्षेत्र जो मुख्य भूमि से लगा हुआ होता है और समुद्र से कम गहरा होता, उथला होता है, जहाँ पर नदियाँ अपना पानी भी वहाँ पर पहुँचाती हैं, नदियों के जितने भी डेल्टाई क्षेत्र हैं वो सब यहाँ पर अपना डिपॉजिट करते हैं, है ना। तो वो सारा क्षेत्र आप देखो, जितना ज़्यादा डार्क ब्लू है वो उतना गहरा क्षेत्र है, जितना हल्का ब्लू है वो उतना उथला क्षेत्र है। तो जितना भी उथला दिख रहा है, ये सब बिल्कुल लाइट वाला दिख रहा है, वो सारा का सारा मगध तट ही है। समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, आप जो लोग पॉइंट्स बोल रहे हो लिखते हुए रहना हाथ के हाथ, है ना, खाली कहानी मत सुनना। तो जो हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उस पर औसत गहराई जो होती है, इसके जो जल की गहराई है, जल कितना गहरा होता है, 100 फैथम, 100 फैथम होता है यार। 100 फैथम की जगह हम इसको मीटर में करेंगे तो 200 मीटर। फैथम समझते हैं क्या है इस चीज का? जल को जब हम मापते हैं कि कितना गहरा है, उसको फैथम में मापते हैं। एक फैथम में कितना फीट होता है? 1 फैथम बराबर 6 फीट, ठीक है, ध्यान रखना। तो औसत रूप से हम देखते हैं इसकी जो उस पर जल है वो कितना है, 100 फैथम, ठीक है। ये सवाल बनता है कि 100 फैथम तक इसकी जल इस पर रहता बना हुआ औसत रूप से, यानी कि कहीं पे क्या होगा, कहीं पे 1 फैथम होगा, कहीं 2 फैथम होगा, लेकिन कहीं 500 फैथम भी हो सकता है। औसत रूप से इतना है। इसके साथ ही इसका जो ढाल है वो ढाल 1 डिग्री होता है, यानी कि ये मान लो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री का एंगल है, तो इसका यहाँ की तुलना में अगर हम चलेंगे, इससे कोई लाइन खींचेंगे 1 डिग्री की, तो बिल्कुल हल्का सा जो स्लोप आएगा 1 डिग्री, यानी कि इसका ढाल 1 डिग्री, जो हमें पता भी नहीं लगेगा क्योंकि तो बहुत माइनर है ना। 90 डिग्री में इतना मुँह फैल गया, 1 डिग्री में कितना सा मुँह फैलेगा, बिल्कुल पता ही नहीं लगेगा कि ढाल है या नहीं। बहुत कम ढाल इसका होता है, ठीक है। और एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो मगध तट है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, आप देखेंगे पूरे उसमें सारे मैप में देख लो, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ जहां पर भी पर्वत है, जहां पर भी पर्वत है, उस पर्वत के किनारे पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ कैसा है,
छोटा है। ठीक है, देखो इधर मैदान है, इधर चौड़ा है, इधर दिख रहा सफेद सफेद, नहीं दिख रहा है ना, इधर मैदान है, इधर दिख रहा है, इधर मैदान है, इधर दिख रहा है, लेकिन इधर नहीं दिख रहा है ना। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ की ये विशेषता है कि जहाँ मैदान होते हैं वहाँ कॉन्टिनेंटल शेल्फ चौड़ा होता है, और जहाँ पर्वत होते हैं वहाँ कॉन्टिनेंटल शेल्फ संकरा होता है, छोटा होता है। उसका कारण है, क्या कारण हो सकता है? प्लेट टेक्टोनिक पढ़ाया तुम लोगों को इतना गला फाड़ फाड़ के, तो बताओ क्या कारण हो सकता है? ढाल नहीं पूछ रहे हैं, मगर तट छोटा क्यों है? जो नदियाँ सेडिमेंट आएगी वो मतलब समुद्र में सीधा चला जाएगा। सेडिमेंट तो दोनों तरफ आएगा। पर सर जहाँ पे खड़ा डालोगा वहाँ पे तो मतलब कह सकते हैं जो मैदान बनेगा वो खड़े ढाल के पेचा को मतलब थोड़ा वैसा। तो यहाँ पे तभी तो नहीं है कि मतलब सर वहाँ नीचे प्लेट होती है और सामने प्लेट होती है, सामने प्लेट तो अंदर से जाती है, वहाँ नीचे प्लेट तो शायद अब तलन को इसमें तो मुझे लग रहा है कि प्लेटें टकरा रहे हैं तो वहाँ पे कोई पर्वत का निर्माण हो रहा है, तो जो प्लेट का हिस्सा ज़्यादा तो उठ ही जा रहा है, उसका बची है या नीचे जो चौड़ाई भी जा रहा है तो ऊपर उठ रहा है। जब दो प्लेटें आपस में टकरा रही है तो जो लैंड है एक तरफ का तो पूरा खड़ा हो गया और दूसरी तरफ का कहाँ चला गया? नीचे चला गया। तो जब नीचे चला गया तो वहाँ लैंड बचा ही नहीं जाता है चौड़ा, है ना। कैसा वाला बचा? गहरा वाला बचा। जबकि उसके अपोजिट यहाँ क्या हो रहा है? हमने बताया भी था, ये प्लेट किधर को मूवमेंट कर रही है? इधर को, ये इधर को। तो ये वाला हिस्सा जो पहले पानी में कभी होगा, ये खिंचखिंचा के इधर को पहुंच गया। जब पहुंच गया तो पीछे का हिस्सा तो रिलीज हो गया ना, वो उथला हो गया। जो पहले कभी समुद्र में होगा वो क्या हो गया? ऊपर की ओर हो गया। इसीलिए जहाँ भी प्लेटें टकराती हैं वहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ छोटा हो जाता है और जिसके उसके अपोजिट वाले हिस्से में वो चौड़ा हो जाता है। इसको ऐसे ही समझो कि जैसे ये मान लो, अगर जैसे ये है, ये देख रहे हो, अब ये दोनों टकरा रही हैं, है ना। एक कम हो गया, यहाँ का हिस्सा तो कम हो गया। तो जब ये जो एरिया इतना था, पहला इतना बड़ा था, यानी कि काले वाले को देखो, जो काले वाले दो हिस्से हैं, पहले ये इतने बड़े थे, अब ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ मान लो थे, अब ये इतने हो गए, तो एक ही हिस्सा तो बचा, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ छोटा हो गया। और इसके अपोजिट ये वाले जो हिस्से थे, जो पहले ये इतना था, समुद्र में डूबा हुआ था, अब ये इतना फैल गया इधर को आने से, तो इसके बीच में जो गैप हो गया, वो गैप क्या काम करेगा? वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ का रूप धारण कर लेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात सारी? सर संरक्षित प्लेट भी तो इधर ढकेल देगी तो इधर ज़्यादा गैप हो जाएगा, इधर कम हो जाएगा, उसकी वजह से भी हो सकता है। संरक्षित प्लेट है जो अटलांटिक महासागर। हाँ, तो वही संरक्षित, कौन सी संरक्षित नहीं है ना, वो है संरचनात्मक। हाँ, तो वो कारण तो वही है ना। अब देखो दूसरा पॉइंट और समझो, पूरी दुनिया में यही एकमात्र चीज है जो ऐसे होती है। ठीक है, बिल्कुल नियम यही है, लेकिन एक देश ऐसा भी है जहां नियम पलट जाता है। वो कौन सा देश है? भारत। भारत में जिस साइड में पर्वत है उस साइड में कॉन्टिनेंटल शेल्फ ज्यादा बड़ा है, जिस साइड में पर्वत नहीं है उस साइड में छोटा है। ठीक है, भारत में ये अपवाद है। क्यों? महाद्वीपीय प्लेट देखो, अब देख लो, ध्यान से देख लो, जो एटलस लाए हैं, एटलस वाले भारत का मैप खोलो, फिजिकल मैप खोलो, और जो एटलस नहीं लाए वो उधर देखो। ये भारत का कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखो, मैं खींच रहा हूं, ये इतना है इधर और इतना है इधर। कौन सी साइड चौड़ी है? पश्चिम में है ना चौड़ा, दिख रहा है? पूरब में पतला, जबकि मैदान किस साइड में है? पूरब में, अपोजिट है। जबकि अभी हमने बताया कि
जिधर पर्वत होंगे उधर ये क्या होता है, छोटा होता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। क्यों हो गया ऐसा? ये सब चीजें पहली क्लास से रिलेटेड ही हैं, सारी सारी सब कुछ प्लेट विवर्तनी की ही है। बताओ कौन बताना चाहेगा? सर क्योंकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से ये जब अलग हुआ था भारत, तो इस साइड में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ज़्यादा पर्वत थे। चीज सही पकड़े हो लेकिन बता नहीं पाए। भारत अफ्रीका से टूट के गया, जब यहाँ से टूट के गया तो इसका ये वाला हिस्सा टकराया है, ना कि ये वाला। पीछे वाला हिस्सा तो इसका वैसे ही रहा ना जैसा इसका है, पीछे वाले हिस्से पे टकराहट नहीं हुई है। वहाँ जो पर्वत बने हैं वो किस कारण से बने हैं? वो रगड़ के कारण से बने हैं, ना कि वो दो प्लेटों के टकराने से बने हैं, इसलिए ऐसा है। ठीक है, बात समझ में आई नहीं आई? आ गई? नहीं आई? क्या पर्वत रगड़ के दिखाया? सुनो, ये यहाँ से टूटा, टूट के यहाँ से चला, यहाँ लगातार गैप होता गया है ना, गैप होता गया। और इधर वाले हिस्से में क्या हुआ, वो हिस्सा जैसे ये मेरा हाथ है, अगर मैं अपने हाथ को इधर बढ़ाऊंगा तो ये तो सीधा ऐसा होता रहेगा ना, ऐसा होता रहेगा, इधर को जाएगा, इधर से पीछे से क्या होगा, फैलाव होगा। तो इधर वाले हिस्से में क्या हुआ, रगड़ इतनी ज़्यादा पड़ी कि उसमें समुद्र का जो हिस्सा था, जो पहले कॉन्टिनेंटल शेल्फ के रूप में होगा, वो कम हो गया और इधर वाला हिस्सा खुल गया पीछे का। पीछे तो खाली चीज़ रह जाएगी ना, वो चीज़ ज़्यादा दिख रही है, बस यही कारण है। ठीक है, इसीलिए भारत में अपोजिट है। बात है, समझ ली है दोनों? ठीक है, अब इसके बाद अगला पॉइंट इसका आता है कि जितने भी समुद्री संसाधन हम लोगों को प्राप्त होते हैं, सारे समुद्री संसाधन जो हम आसानी से यूज कर लेते हैं, वो सारे के सारे हमको मगन तट के ऊपर ही देखने को मिलते हैं। जैसे बैंकों का नाम सुना होगा, ग्रैंड बैंक, डोगर बैंक, नाम सुना है? किसके लिए जानी जाती हैं? मत्स्य पालन के लिए, मछली के लिए। और साथ में आपका जो पेट्रोलियम पदार्थ, पूरी दुनिया का 20% से 25% पेट्रोलियम पदार्थ इन मगन तट पर मिलता है। ठीक है, जी अभी तो बाहर बना दे, और टाइम मिला तो देख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अभी क्या बात बता रहा था मैं, जितने भी मिनरल्स मिलते हैं वो सारे के सारे इसी के ऊपर देखने को मिलते हैं। ठीक है, विश्व के कुल खनिज तेल का 20% मगन तट से प्राप्त होता है। भारत में कहाँ है? भारत में कहाँ है? ऐसा नहीं, इसमें बॉम्बे हाई का नाम सुना है? तेल मिलता है, कहाँ है वो? इसी मगन तट क्षेत्र में तो है। अरे भारत में हम जो तेल निकालते हैं 3 जगह से निकालते हैं जो समुद्र में है। एक तो ये है भागर, एक तो ये है बॉम्बे हाई, और दूसरा कृष्णा गोदावरी के डेल्टाई क्षेत्रों से। तो वो दोनों क्षेत्र कहाँ हैं? मगन तट पर हैं, केजी बेसिन और बॉम्बे हाई, यहाँ से तो निकलता भारत में पेट्रोलियम। ठीक है, इसके बाद आपका अगला आता है, इसके पॉइंट लिख लिए सारे जो मैंने बोले। कितने फायदा होता है इस पे जल? ढाल कितना है? 1 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद आता है स्लोप, कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो ये ऐसा वाला जो एरिया होता है समुद्र में कि जहाँ गए आप और सीधे नीचे फिर नहीं मिलोगे, कहाँ गए तो गए। ठीक है, यहाँ तक तो चले भूल लिए जाओगे, लेकिन इसके पार निकल गए तो खेल खत्म, फिर नहीं मिलता होगा, समुद्र में पहुँच गए। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? स्लोप। तो इसके बारे में 2-3 पॉइंट्स है, लिख लीजिए सीधा। मगन ढाल तीव्र ढाल वाला होता है,
मग्न ढाल तीव्र ढाल वाला होता है, जिसका ढाल 2 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तक होता है। इस पर पॉइंट्स में लिखने सीधे पॉइंट्स। इस पर जल की गहराई 200 से 2000 फैथम तक 200 से 2000 फैथम तक होती है। 200 से 2000 फैथम तक होती है। इस पर अगला पॉइंट, अंतः सागरीय कंदराएं। इस पर अंतः सागरीय कंदराएं जानते हैं क्या होती हैं? अंतः सागरीय कंदराएं पाई जाती हैं। महासागरों के कुल क्षेत्रफल महासागरों के कुल क्षेत्रफल के 8.5% 8.5% क्षेत्रफल इसका 8.5% क्षेत्रफल इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, जहाँ वो लिख रहे थे ना कॉन्टिनेंटल शेल्फ लिखा होगा, उसमें भी एक पॉइंट कोड लिख लीजिए, 2 पॉइंट लिख लीजिए। महासागर के कुल क्षेत्रफल का कॉन्टिनेंटल शेल्फ में लिखना है, ये बाकी छठ वाले में कुल क्षेत्रफल का 7.5% क्षेत्रफल पर मग्न तट है। उसी में एक पॉइंट और, आर्कटिक महासागर में 13.3% मग्न तट, 13.3% मग्न तट। प्रशांत महासागर में 5.7% मग्न तट। 5.7% मग्न तट तथा हिंद महासागर में 4.2% मग्न तट देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा किसमें है मग्न तट? आर्कटिक। ध्यान रखना, दूसरे नंबर पे पैसिफिक है। ठीक है, अब ढाल वाले में आ जाइए। ढाल वाले में आर्कटिक महासागर में 12.4%, प्रशांत महासागर में 7%, 12.4 प्रशांत महासागर में 7% तथा हिंद महासागर में 6.5% मग्न ढाल पाए जाते हैं। हिंद महासागर में 6.5% मग्न
वो मगध ढाल पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला आता है आपका, जब हम यहाँ से आगे को बढ़ते हैं तो हमको थोड़ा सा क्या है, उठा हुआ सा ऐसे महसूस होता है। इसके बाद फिर से लगातार नीचे गहरा होता है, तो इसको क्या कहते हैं, उभार, कॉन्टिनेंट, महासागरीय उभार। अंतर सागरीय कंदराएं जो होती हैं, जो नदी यहाँ से आ रही थी, वो नदी जब यहाँ जाती हैं तो उनके जल के कारण इस पे क्या है, गहरे गहरे से गड्ढे हो जाते हैं, इस पे ढाल पे। तो इस तरीके का जो ढाल पे जो गहरे से गड्ढे हो जाते हैं उनको केव जैसी लगती है, जैसे गुफा हो गई हो, तो उनको ही क्या कहते हैं, कंदराएं कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से हो जाती है। ठीक है, अब राइस का औसत ढाल है 0.5 से लेकर 1 डिग्री, 0.5 to 1 डिग्री। यह आगे चल, उसी में लिख लो, यह आगे चल के महासागरीय मैदानों में मिल जाता है। इस पर औसत, इसकी औसत गहराई, इस पर जल की औसत गहराई 2000 से 3000 कदम होती है, 2000 से 3000 कदम होती है। दो 2000 से 3000 कदम होती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं ये गहरे, इनको बोलते हैं, जब जो मैदान जो है इनको बोलते हैं गहरे सागरीय मैदान, डीप सी प्लेन बोलते हैं इनको। ठीक है, गहरे सागरीय मैदान बोलते हैं। तो गहरे सागरीय मैदान में जैसे कौन सी डिग्री है, पहले मैदान तो मैदान ही है, जैसा मैदान होता है, जैसे यहाँ प्लेन है वैसे ही वहाँ प्लेन होते हैं। तो कौन से बोलते हैं, इस पर जल की औसत गहराई 3000 से 6000 मीटर तक होती है। मीटर तक होती है, 3000 से 6000 मीटर तक होती है। इस पर ढाल प्रवणता काफी कम होती है। ढाल प्रवणता 1:100 होती है, 1:100। इसका क्षेत्रफल संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल का 75.9% है, यानी कि सबसे ज्यादा समुद्र में क्या है, ये मैदान ही है। इसका क्षेत्रफल संपूर्ण महासागरीय जल का 75.9% है। गर्मी में तो क्लास लेना बड़ा खतरनाक हो रहा है, सीधा ही निकल रहा हमारा, पंखा भी चल रहा है, मैं थोड़ी ना लगा। तो अगला पॉइंट इसका लिख लीजिए, प्रशांत महासागर में 83.3%
83.3% और हिंद महासागर में 80.1%। हिंद महासागर में 80.1% तथा अटलांटिक महासागर में 54.9%। गहरे सागरीय मैदानों का विस्तार है। गहरे सागरीय अटलांटिक में 54.9%। क्यों? 2 में ज़्यादा है, 1 में कम है। क्यों? 2 में ज़्यादा है, 1 में कम है। क्यों? 2 में 80% से ज़्यादा है, 1 में 50 हो गया। तो आप लोग दिमाग में सवाल नहीं आया इसमें 50 क्यों हो गया? यानी दिमाग खुला ही नहीं रखते हो। क्यों हो गया ऐसा? हैं? सारे जुड़े हुए थे, मतलब ये अलग हुए तब अटलांटिक का मतलब जो है ना विस्तरण के कारण ये कम है, तो ये देखो, सुनो, बातें नहीं करो। इसमें देखो आप, ये देखो, ये ब्लैक वाले दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ये, और इसके नीचे ये। दरअसल इसमें क्या सही नहीं दिया है। मैंने क्या बताया था भाई, ये ऑस्ट्रेलिक रिज का नाम तो सुना ही होगा सबने। ये मान लो ये है, ये क्या है? अटलांटिक महासागर। तो ये क्या है? ऐसा आकृति में ये मिड ओशियनिक रिज है, ये मिड ओशियनिक रिज है। तो इसके लगभग आधे हिस्से में तो यही फैला हुआ है, मध्य अटलांटिक कटक ही फैला हुआ है। जब कटक ही फैला हुआ है तो मैदान कहाँ से आएगा? पूरा बीच में तो फटा हुआ है ना, ये बताया नहीं हूँ, प्लेट बताया ना, ये पूरा टूटा हुआ है, यहाँ से फटा हुआ है ना। और कोई समुद्र ऐसा है? नहीं है, बाकी समुद्र नहीं है। बाकी समुद्र क्या है? किनारों पे है, और ये बीच में से फटा हुआ है, फैल रहा है। तो जब फैल रहा है तो ये हिस्सा जो है पूरा, ये क्या हो गया? ये तो पहले से ही एक कटक के रूप में बन गया। जब कटक वहां पैदा हो गया तो मैदान खत्म हो गया। तो यानी कि उसका ज्यादातर हिस्सा मध्य अटलांटिक कटक ने घेर लिया, इसलिए वहां पर मैदान नहीं है। समझ में आई बात? मध्य अटलांटिक कटक समझ में आया? क्या है? वही जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है और नीचे से मैग्मा निकल के आ रहा है, लावा निकल रहा हो ऊपर, वो वही वाला स्थिति। ठीक है, समझ आई? इसके लिए समझ में आता हो, ये बात समझ गए ना? सिर्फ पढ़ते हो नहीं, घर पे जाके बिल्कुल नहीं पढ़ते होंगे, ऐसी बात है। पढ़ा दो, हमारा तो इतना मन पढ़ने का बच्चा, हमको टाइम ही नहीं मिलता। अभी भी इतना पढ़ने का मन करता है, लेकिन तुम पढ़ते ही नहीं। अभी आप लोगों के पास टाइम है, सब कुछ है, पढ़ सकते हो, कोई जिम्मेदारी नहीं है, है ना? आपकी जो एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप को क्या कहते हैं? डिपेंडेंट पॉपुलेशन। दूसरों के ऊपर डिपेंड हो, खाना पीना खा रहे हो बस, है ना? यही तो कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, माँ बाप लगा रहे हैं ना पैसा। फिर तो डिपेंडेंट हो तो तब तक अपना, जब दूसरे के ऊपर डिपेंड हो तो दूसरे को कुछ करके तो दिखाओ ना, आउटपुट दो। वो आपका इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उस इन्वेस्ट को क्या करोगे? एक एसेट में बदलो। एसेट में कैसे बदलोगे? जब पढ़ोगे अच्छे से। घर जाके पढ़ते ही नहीं हो। ज्योग्राफी तो इतना मजेदार सब्जेक्ट है कि आप पढ़ोगे तो उसको घुस जाओगे अंदर। 2-3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जब हम जीएस में पढ़ते तो बड़ा मजा आता है। जैसे आपका पॉलिटी बहुत अच्छा लगता होगा, ज्योग्राफी ये बहुत अच्छा लगता है, हिस्ट्री है वो भी अच्छा लगता है। आप क्या लगता होगा? इकोनॉमिक्स वाला, साइंस टेक वाला, क्योंकि हमको तो साइंस टेक बहुत अच्छा लगता था। तो इंटरेस्ट जगाओ। सबसे ज्यादा मजेदार लगता है करंट अफेयर्स।
डेली की एक मैगजीन को पढ़ना सीखो। आप लोग इतना तो कर ही सकते हो ना कि एक 100 रुपए की मैगजीन महीने में खरीद सकते हो। इतने गरीब तो नहीं हो ना, खरीद सकते हो ना, 100 रुपया तो खर्च कर ही सकते हो। तो 100 रुपए की कोई एक क्रॉनिकल हुई या दृष्टि हुई या प्रतियोगिता दर्पण हुई, इनको पढ़ो। उनमें जो पेपर आते हैं उनको सोल्व करो, उनमें जो कंटेंट आता है उनको पढ़ो। उनसे बड़ा हेल्प मिलेगा आपको अपने कंपटीशन को फाइट करने में। ठीक है, पढ़ाई करो। तो ये मैदान हो गए। अब हाँ, इसी में लिख लो एक लाइन, अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में महाद्वीपीय मग्न तट तथा मध्य मध्य समुद्रीय रिज, मिड ओशनिक रिज, हिंदी में ऐसे लिखो, इंग्लिश में मिड ओशनिक रिज, ओशन रेट। हाँ, मध्य अटलांटिक रिज बोलते हैं इसको। मिड ओशनिक रिज के कारण कम विस्तार है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है महासागरीय, क्या आएंगे हम, अगला क्या है, गर्त। ठीक है, जिस गर्त में नहीं जाना है? सिर्फ इसमें जाना ही नहीं है। गर्त क्या होता है, महासागर के महासागरीय तली पर स्थित सबसे गहरे भाग है ना, सबसे गहरे। कितना गहरा है, कितना गहरा हो सकता है बताओ, बहुत गहरा। हिमालय की माउंट एवरेस्ट है उससे भी ज्यादा गहरा है। ठीक है, नाम सुना होगा, पहले बताया भी था मैंने, विष्णु पॉइंट क्या महासागर के सबसे गहरे भाग हैं। यह महासागरों के तटों, द्वीपों तथा महाद्वीपीय चापों, द्वीपीय चापों के समानांतर देखने को मिलते हैं। चैलेंजर अभियान 1884, चैलेंजर अभियान 1884 के दौरान पृथ्वी पर 57 गर्तों का पता लगाया गया। 57 गर्तों का पता लगाया गया। ठीक है, कितनी करते हैं, टोटल 57, जिनमें से 32 गर्त प्रशांत महासागर में, 19 अटलांटिक महासागर में तथा 6 हिंद महासागर में पाई गई। 32 प्रशांत में, 19 अटलांटिक में, 6 हिंद महासागर में पाई गई। अगली लाइन, विश्व का सबसे गहरा गर्त
मैरियाना ट्रेंच है, ब्रैकेट में चैलेंजर गर्त भी कर लेना, ब्रैकेट में चैलेंजर गर्त, चैलेंजर मैरियाना ट्रेंच को ही चैलेंजर ट्रेंच भी कहते हैं। अगर सवाल आता तो गलत मत करना, वहां दे दें विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, उसमें मैरियाना मिला ही नहीं, वहां जाओ चैलेंजर, सोचो यार हम लोग तो मैरियाना ही पढ़ा है, चैलेंजर तो कभी पढ़ा नहीं, वो गलत हो जाएंगे। जो उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर के द्वीपमाला के निकट स्थित है। ठीक है, अब क्या करोगे, ऐसा कर लो, गर्त का नाम गहराई, ये इस तरीके से लिखो, नंबर 1 2 3 4, कुछ के नाम लिखवा देता हूँ जो पूछे जाते हैं। चैलेंजर का लिख लो, चैलेंजर ओब्लिक मैरियाना, इसकी टोटल है हिमालय कितना है 8,000। देखो ये कितना है, हिमालय से ज़्यादा गहरा, यानी कि एक सुने होंगे आइसोस्टेसी, हिंदी में कहते हैं समस्तिकी का जो सिद्धांत हम पढ़ते हैं, तो उसमें क्या बताया गया था, एरी ने क्या बताया था, एरी ने बताया था कि जितना पर्वत ऊपर उठा हुआ है उससे 3 गुना नीचे भी है ना। तो देख लो नीचे गहराई में इतना गहराई तक हम पहुंच रहे हैं, तो हो सकता है उस पर्वत की जड़ हो, है ना। अरे दिमाग मत अपना चलाओ, मतलब एक बात बता रहे हैं कि ऐसा होता है, बताया गया। तो ये देखो, ये जितना ऊपर उठा है उससे ज़्यादा नीचे भी गहरा है। ठीक है, अब दोनों को जोड़ो तो कितना गहरा हो गई पृथ्वी, कितनी गहरी हो गई, ऊपर वाला पॉइंट लगाओ, सबसे नीचे वाला पॉइंट लगाओ, कितनी गहरी हो जाएगी। ठीक है, लिख लिया। दूसरा लिखो, टोंगा, क्या सर, टोंगा का टोंगा, इसकी गहराई लिखो 10,820 मीटर। दस 10,820 मीटर, ये मध्य प्रशांत महासागर में। अगली है फिलीपींस गर्त, फिलीपींस, अभी मैं सबको एटलस में दिखवा दूंगा ये कहाँ कहाँ पर है। फिलीपींस गर्त ये है 10,540 मीटर, 40 मीटर। अगली है क्यूरिल, क्यूरिल गैस लगा के कमचट्टा, क्यूरिल कमचट्टा गर्त, यह है 10,542 मीटर। अगली है कर्माडेक, कर्माडेक यह है 10,047 मीटर, यह है 10,047 मीटर कर्माडेक। अगली है प्यूर्टो रिको, हाँ प्यूर्टो रिको,
है अटलांटिक महासागर में कैरिबियन द्वीप समूह के पास में। गहराई है इसकी 8,380 मीटर। और अगली है पेरू चिली गर्त, ये है 8,055 मीटर। अब देखो इनके मैं दो डायरेक्शन दिखाता हूँ, ये कुछ के बता देता हूँ। रिंग ऑफ फायर का नाम सुना है? रिंग ऑफ फायर कहाँ है? ये जो है देखो ध्यान दो इधर, ये पूरा ये क्या है? ये रिंग ऑफ फायर है। रिंग ऑफ फायर समझते हो क्या होता है? ऐसा क्षेत्र जहां ज्वालामुखी क्षेत्र है, आग निकलती रहती है ना, रिंग ऑफ फायर इसलिए बोलते हैं। तो इस पूरे क्षेत्र में ही क्या है? सारी की सारी गर्तें है। गर्त के बारे में, गर्त कैसे बनती है मैंने एक बार बताया था, कैसे बनती है गर्त, कैसे बनती है? कौन बताना चाहेगा? बताओ। एक प्लेट कैसी है? स्थल। दूसरी कैसी है? जल या महासागरीय। तो जब ये प्लेट इधर को चल रही है, ये प्लेट इधर को चल रही है, कौन सी वाली उठेगी ऊपर? क्यों? तो हल्की है, वो हल्की है, उसकी डेंसिटी कम है, ठीक है, और इसकी डेंसिटी ज्यादा है। भारी तो नीचे रहेगा ना, हल्की चीज ऊपर उठ जाएगी। तो ये जल वाली नीचे आ गई, ऊपर से इसके साथ में क्या है? पानी है, तमाम इतना सारा पानी को भी अपने साथ लेके आए। तो जब ये लेके आई नीचे पहुंची, हमने बताया था नीचे से जब ऊपर जाएगी, इस वाले हिस्से में जाएगी तो क्या होगा? एक वोल्केनो बनेगा। कैसा? केंद्रीय उद्गार का ज्वालामुखी। दूसरा बताया था कि जहां पर इनका ये मिलन स्थल है, वहां पर एक गैप रह जाता है, वही गैप ट्रेंच के रूप में दिखलाई देता है। तो आप इस एरिया को देख लो, ये सब टकराने वाले क्षेत्र हैं, ये वाले क्षेत्र है, यही है ना, एक तरफ महासागर, एक तरफ महाद्वीपीय है, ये सब यही क्षेत्र है। तो इन क्षेत्रों में एक तरफ महासागर, एक तरफ महासागर, जहां ये टकराए वहां पर टकराने के कारण एक वहां पर क्या छूट गई? खाई। वो खाई भर नहीं पाई, खाली रह गया गैप खाली इसलिए रह गया क्योंकि अपने साथ ही बहुत सारा मलबा पत्थर नीचे को लेके जाती है, तो वो गैप भर नहीं पाता, क्योंकि नीचे जो पिघला वो तो ऊपर निकल गया, लेकिन साइड में जो रह गया है यहाँ पर वो रह गया, वो क्या रह गया? जलवाष्प के कारण वो गैप बना रह गया, ठीक है। तो इस कारण से ट्रेंच बना। अब जितनी भी ये ट्रेंच हैं उनको देखो, एटलस में दिखा है कौन सी एटलस है? दिख रही है सर? बातें नहीं है। देखो फ्रेंच के मैं दिखा रहा हूँ लोकेशन कहाँ कहाँ पर है। एटलस में चाहे जिनके पास एटलस है 104 नंबर का पेज खोल ले, ये वाला आएगा वर्ल्ड फिजिकल, ये मैप खोल सकते हैं। जिनके पास नहीं है वो देखेंगे। उल्टा निशान होता है इसका क्यूरिल, यहाँ पर कहीं है, ये यहाँ क्यूरिल है। इस तरीके का निशान होगा एटलस में उल्टा, जैसे पीक का कैसा होता है, माउंटेन पीक का ऐसा होता है, ऐसा होता है, इसका ऐसा होगा। यह है क्यूरिल,
और इसके बराबर में यहाँ पर ही जापान ट्रेंच, ठीक है, और यहाँ पर मिन्नाओ, ठीक है, और यहाँ मैरियाना, ये है मैरियाना यहाँ। मैरियाना और इसके बाद नीचे इधर इतनी है, हाँ इधर जावा ट्रेंच, ये वाली जावा ट्रेंच है। ये यहाँ पर कौन सी बताई थी मैंने, चिली पेरू ये है, पोर्टोरिको ये है, और कौन सी लिखवाई है, एक यहाँ पर नारेस करके है, नारेस, यहाँ नारेस, ठीक है। ये सारी आपकी क्या है, ट्रेंच है, एटलस में दी गई हैं, इसमें देख सकते हो आपका मैप। टोंगा ये है, यहाँ पर आएगी टोंगा। कर्नाटक टोंगा के नीचे है, ठीक है। फिलीपींस में ही है, जहाँ फिलीपींस है उसी के पास फिलीपींस है। एटलस में बिल्कुल क्लियर दिखती है, आप देख सकते हैं कि लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है, सारी एटलस मिल जाएगी। इसके बाद आता है आपका ट्रेंच के बाद आता है मध्य अटलांटिक कटक। जिसे हम क्या कहते हैं, मोड, मिड ओशनिक रिज, मोड। ये क्या होता है, यानी कि मध्य महासागरीय कटक, ये मिड ओशनिक रिज, ये क्या है, कैसे बनते हैं, ये कई बार बता चुका हूँ कैसे बनते हैं, कैसे बनते हैं आप बताओ। मिड ओशनिक रिज कैसे बनते हैं, सर जब दो कॉन्टिनेंट अलग होते हैं तो आप बताओ कैसे बनते, नहीं बताओ, इतनों को नहीं पता, हाथ खड़ा करो। कितनी बार उन्होंने बताया यार, क्यों खड़ा करते थे हम लोग बात, अभी तो बताया ही था, कमाल करते हो। एक प्लेट इधर जा रही है, ये बीच में से टूट गई, एक प्लेट इधर जा रही है। अब जब ये प्लेट टूटी तो इसके बीच में से क्या हुआ, जो मैग्मा निकला, ये मैग्मा निकला, जो जब प्लेट टूट गई तो नीचे से क्या हुआ, गैप हुआ, गैप के कारण यहाँ क्या हुआ, मैग्मा जमा होने लगा। ये दोनों तरफ को मैग्मा जमा होगा टूटने के कारण। ये जो मैग्मा जमा हुआ यही क्या बन जाता है, मिड ओशनिक रिज बन जाता है, कटक बन जाता है। ये उठेगा ना भाई, हमारा तली यहाँ तक थी, जो मैग्मा नीचे से निकला वो इसके ऊपर तक उठ गया, तो ये क्या दिखेगा हमें, समुद्र के भीतर एक कटक जैसा दिखेगा। कभी कभी ये कटक इतने ऊंचे भी हो जाते हैं कि समुद्र के ऊपर भी दिखते हैं, पानी के ऊपर भी निकल जाते हैं, है ना। अभी बन जाएंगे ना, अलग अलग नाम हो जाएगा, अभी आएगा वो भी। तो मैं बात बता रहा हूँ कि इस तरीके से कटक बनते हैं भाई। पृथ्वी की जो लेयर है ऊपर वाली, वो जब टूट गई, तो नीचे क्या भरा पड़ा है, मैग्मा। वो मैग्मा ऊपर को निकला, जब वो ऊपर को निकला ठंडा होके जम गया तो वो तो जम गया वहां, तो वो क्या बन गया, कटक बन गया। ये अभी एक स्थिति में था, प्लेट तो जब वो चली रही है ना, प्लेट तो चली रही है, अभी यहाँ हुआ, फिर थोड़ी देर बाद ये यहाँ होगा, फिर इधर होगा, तो ये क्या होगा, लगातार क्या होगा, फैलाव होगा। गूगल अर्थ वाला मैप देखा किसी ने, साफ तरीके से दिखाई देता है ना। गूगल अर्थ का मैप जानते हैं सब, पृथ्वी के अंदर की चीजें देखने के लिए उसका यूज आप कर सकते हैं। ये वाला मैप देखा है, इसको डाउनलोड करना और इसमें इसे घुमा के ऐसे
ये मिड ओशनिक रिज पे ले आना ऐसे करके। अब ये जो दिख रही है आपको लाइंस दिख रही है, ये लाइन दिख रही है, ये सारी लाइंस जो है ये मिड ओशनिक रिज ही है। ये सब फैलाव है, टूटा हुआ है, सब ये क्या है, लावा का जमाव है। ये लाइन दिख रही होंगी, दिख रही है गैप से, ये जो है ये मिड ओशनिक रिज है, ये समुद्र के अंदर का दिख रहा है इसमें। अब ऐसे देखेंगे तो देखो लाइन खींची हुई दिख रही होंगी हल्की हल्की। ये सारा का सारा ये पूरा एरिया क्या है, ये सब टूटा हुआ है, मिड ओशनिक रिज से है। ये इस तरीके से लेयर्स है इसमें, ये इस तरीके की ऐसे ऐसे फैला हुआ है पूरा, और कहीं नहीं है। ये पूरे इसमें पृथ्वी पर इसी में इसी जगह पर ऐसे स्थिति देखने को मिलती है, बिल्कुल क्लियर दिखता है इसमें। आप गूगल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब समझ में आ गया कैसे बनी। जब दो प्लेटें एक दूसरे की डायरेक्शन से हट रही है, यानी कि विपरीत दिशा में जा रही है, जैसे ये मेरे हाथ थे ऐसे ऐसे हैं, ये हट रहे हैं, तो जो नीचे का जो गैप हो रहा है, उस गैप में जो मैग्मा आके इकट्ठा हो रहा है, उसे इकट्ठा होने के कारण, उसके लावा के जमा होने के कारण जो चट्टान सी बन रही है वही क्या है, कटक है। ठीक है, अब ये जो कटक है इसके बारे में पॉइंट्स लिख लीजिए कुछ। इन कटक की कुल लंबाई 75,000 किलोमीटर है पूरे समुद्र में। सत्तर हजार किलोमीटर है। ये कटक पठार या पर्वत या कहीं कहीं पर द्वीपों के जैसे, द्वीप मतलब आइलैंड, द्वीपों के जैसे 75,000 मीटर है, मीटर का किलोमीटर है, किलोमीटर। यह पर्वत पठार या द्वीपों के समान होते हैं, जैसे अजोर्स द्वीप। अजोर्स द्वीप ये किससे बना है, इसी कटक से बना है। जो कटक पानी के ऊपर आ गया, बड़ा हो गया, तो वो तो द्वीप बन ही जाएगा, उसमें जाके बस जाओ, है ना। अब इसके बाद में एक डायग्राम बना रहा हूँ, उसको आप बनाइएगा, और इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी वो। अच्छा ये बताइए, अभी ये समुद्र विज्ञान हम ही पढ़ाएंगे, ठीक है। ओशनिक जो आपने कोरल पढ़ा होगा, कोरल पढ़ा है और लवणता पढ़ा होगा, दोनों पढ़ लिए, समझ में आ गए। फिर से पढ़ने की जरूरत तो नहीं है, कोई जरूरत नहीं है ना, नहीं है ना, ठीक। इसको बनाओ। सी का मतलब वही है कॉन्टिनेंटल,
ये वही है मिड ओसेनिक रिज, MOR। ये इसका जो नाम है, ये जो खड़ा है यहाँ लिख रहा हूँ, ये है सारी स्थलाकृतियां जो अंदर होती है। इसमें से आप ज़्यादातर तो जान गए, यहाँ तक मैंने बता दिया, समझ में आ गया सब, यहाँ तक का कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ तक हो चुका है। अब इसके आगे की है सी माउंट, डीप, गायट, ट्रेंच बता दी। तो ये दो ही है मेन, डीप तो जानती है सब क्या होता है, ये दो क्या है। सी माउंट वो होता है जो समुद्र के भीतर पर्वत होते हैं, है ना, पर्वत होते हैं लेकिन समुद्र के भीतर रहते हैं, डूबे रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, उसके पानी से बाहर नहीं आएंगे, तो वो क्या कहते हैं, सी माउंट, उसको कहते हैं सी माउंट। सी माउंट के जैसा ही स्थिति होगी, लेकिन ऊपर से क्या हो जाएगा, वो फ्लैट हो जाएगा, नुकीला नहीं है ऐसा। जैसे यहाँ पठार है, वैसे ही जो अंदर पठार मिल रहे हैं उनको कहते हैं गायट। ठीक है, दोनों बातें समझ गए, इन दोनों को समझ गए ना। ये आते हैं सवाल, ये सी माउंट ऑफ गायट क्या होता है, तो ये पूरे इसमें महासागरों में देखने को मिलते हैं जहाँ पर। सर ये जो समुद्री पर्वत है, ये स्थल के पर्वतों से गहरे भी होते हैं, गहरे मतलब ऊंचाई में, मतलब ऊंचाई तो स्थल के पर्वतों से इनकी मतलब ऊंचाई ज़्यादा भी हो सकती है, कम नहीं, औसत रूप से समुद्र की गहराई कितनी है, समुद्र की गहराई कितनी है, औसत रूप से सबसे ज़्यादा जो गहरा है आपका वो प्रशांत महासागर, कितना है, 4188 मीटर गहरा, कहीं कहीं ज़्यादा भी होगा। तो वहाँ से जब तक पर्वत इतना ऊंचा नहीं होगा, मतलब ऊंचा नहीं है कोई, अगर ऊंचा होगा तो अगर ऊंचा होगा तो फिर बाहर नहीं निकल जाएगा, इससे पानी से बाहर निकल जाएगा तो डीप बन जाएगा। नहीं है कोई नहीं। अब देखो क्या हिंदी का टर्म अलग। देखो सी माउंट के बारे में और उसके वाइट के बारे में एक एक पॉइंट लिख लीजिए। सी माउंट कैसे आगे, यह जलमग्न पहाड़ियां हैं, यह जलमग्न पहाड़ियां हैं जिनके शिखर नितल से 1000 मीटर से अधिक ऊपर उठे होते हैं। एक 1000 मीटर से ऊपर उठे होते हैं। गायट के बारे में लिख लीजिए, यह सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वत होते हैं, यह सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वत होते हैं। इनका निर्माण
सपाट शीर्ष वाले पर्वत होते हैं, इनका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा होता है। प्रशांत महासागर में सी माउंट तथा ग्वाट की संख्या अधिक है। प्रशांत महासागर में सी माउंट तथा ग्वाट की संख्या अधिक है। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लें, जलमग्न कैनियन। जलमग्न कैनियन, सबमरीन कैनियन। कैनियन क्या होती है? कैनियन क्या होती है? हाँ, नहीं पता है? सेकंड डे है, क्या होती है? अरे एक होता है गार्ड, एक होता है कैनियन, बताया था ना? गार्ड जो कैनियन बताया था ना, बताया क्या होती है? ये होती है कहाँ? स्थल पे। जैसे कोई नदी आ रही थी, नदी ने काट काट के पर्वत को काट काट के ऐसा गहरा स्थान बना दिया, तो ये क्या हो गई? गार्ड। जब ये ज्यादा चौड़ी हो जाएगी तो ये क्या कहलाएगी? कैनियन। ठीक है, गार्ड का चौड़ा रूप कैनियन होता है, यानी कि वही चीज वही है, यानी कि ऐसी आकृति जो दिख रही है आपको कहाँ? ऊपर नदी ने जो काट दिया, कोई नदी बह रही थी यहाँ, ये नदी इसके ऊपर बह रही थी, इसको यहाँ काटने का मौका मिल गया, इसने काट दिया, गहरा कर दिया इसको, गार्ड बन गया, और चौड़ा कर दिया, कैनियन बन गया। तो ऐसे ही गार्ड और कैनियन समुद्र में ही मिलते हैं, तो उनको हम क्या कह देते हैं? अंत्य सागरीय कैनियन, डीप वो सबमरीन कैनियन, यानी कि ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ पर गहरे स्थल बने हुए होंगे, उनको कैनियन बोल दिया। महासागर निकल पर स्थित स्थल पर महासागर निकल पर स्थल पर स्थित गहरे वाट्स को जलमग्न कैनियन कहा जाता है। गहरे वाट्स को जलमग्न कैनियन कहा जाता है। यह तीव्र ढाल वाली गहरी घाटियां होती है जो सामान्यतः लंबवत होती है, जो सामान्यतः लंबवत होती है। लंबवत का मतलब तो सभी समझते होंगे, कितने ऐसे जो नहीं समझते लंबवत? गहरी कहाँ? कैनियन कहा जाता है। आगे बोलो। ये तीव्र ढाल वाली होती है, जो सामान्यतः तट के लंबवत होती है। कैसे? ये देखो, ये समुद्र का तट है ना? इस तट पर इस तरीके से ये बनी हुई लंबवत, यानी कि इसके बिल्कुल अपोजिट ऐसे इस तरीके से ये यहाँ पर ही दिखने मिल रही है। नदी आ रही थी, नदी नहीं गहरा किया है इससे। हालांकि कई सारी थ्योरियाँ इसकी अलग अलग हैं, हम सामान्य तौर पर आपको पता है कि नदी पर बनाए गए, लेकिन इसकी अलग से बहुत सारी थ्योरीज हैं। ठीक है, अधिकांश नदियों के मुहानों पर स्थित कैनियन जैसे एक तो कैनियन का नाम बता रहा हूँ, ढूंढ लेना है कहाँ। जैसे हडसन कैनियन तथा बेरिंग कैनियन। बेरिंग
आज घर जाने के बाद कम से कम 2 घंटा एटलस में इन चीज़ों को ढूंढना। किसको? सारे पर्वत को, सारे समुद्र को, कौन कौन से, सारे तटों को देखना, सारी ट्रेंच देखना कि कहाँ कहाँ पर स्थित है। एक आइडिया मिल जाएगा पूरी दुनिया में कि कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, है ना। ये काम आप डेली किया करो। एक एक कॉन्टिनेंट उठा लिया करो कि ये कॉन्टिनेंट एक हफ्ते में हम खत्म करेंगे, इससे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उनको हम एक रजिस्टर पर नोट कर लेंगे। ये काम आपको करना चाहिए, ठीक है। अब आता है अगला कि जो महासागरों के लेवल के उच्चावच है, जो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक है, हिंद महासागर है, इनमें कौन कौन से उच्चावच हैं जो पाए जाते हैं। ये लिख रहे हो ना, ये जो नाम है, ये है, ये सब क्या है? कटक है। ये सब कटक है, इनके नाम है, पर्टिकुलर नाम है। कई बार पीछे पहला इसमें सवाल आता था, ये दे देता था चित्र, ये खाली ब्लैंक होता था, पूछता था इन निम्नलिखित कटकों के नाम क्रम से लगाए, उत्तर से दक्षिण की ओर लगाए, ऐसे पूछ लेता था। आते थे सवाल करने। तो इसको चाहो तो आप लोग एटलस से देख लेना, मैं लिखवा भी देता हूँ। लिख लो, हेडिंग डालो प्रशांत महासागर के निकल के उच्चावच। देख सकते, प्रशांत महासागर के निकल के उच्चावच, इसमें लिखें, पॉइंट्स में लिखते जाइए। प्रशांत में देखो लिखना, समझ जाना। मैं बोलूँगा 4188 मीटर औसत गहराई, तो इसका मतलब क्या हो गया? समुद्र की जो गहराई टोटल है प्रशांत महासागर की, वो इतनी है। ये समझ जाना था ना, छोटा छोटा में लिखा है। 4188 मीटर औसत गहराई, पहला पॉइंट हो गया। 4188 मीटर औसत गहराई है प्रशांत महासागर की। यह विश्व का सबसे बड़ा है, जो संपूर्ण क्षेत्रफल के, पृथ्वी के क्षेत्रफल के 33% भाग पर स्थित। एक बटा 3 लिख लो, 1/3 भाग पर स्थित है। इसमें 20,000 द्वीप है। 20,000 द्वीप है। अभी 20,000 द्वीप कौन कौन से ढूंढ लेना है, उसके नाम लिखवा देता हूँ। कुछ द्वीप चाप के रूप में, चाप समझते हैं, चाप ऐसे चाप के रूप में, जैसे जापान, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड। चाप के रूप में है इंडोनेशिया, जापान, न्यूजीलैंड। कुछ बिंदुओं के रूप में है, जैसे उपद्वीप, जैसे पोलिनेशियाई द्वीप समूह, पोलिनेशियाई द्वीप समूह, लगा के मेलानेशियाई द्वीप समूह, लगा के माइक्रोनेशियाई द्वीप समूह, आदि। इनके अंदर और भी छोटे छोटे द्वीप हैं, उन्हें निकालिए। ठीक है, आज इतना ही, इसके बाद कल बात करेंगे। एटलस में जरूर ढूंढ लेना ध्यान। ये देखो, ये देख रहे हो ना, ये वाला, ये सब क्या है? ये ऐसा सोलेमन द्वीप है, ये बिंदुओं के रूप में है। पोर्ट विला है, ये पोलिनेशिया, ये सब इसके अंतर्गत आने वाले द्वीप समूह है, उनका ग्रुप है ये। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, कोई सवाल?
जूनो मिशन जूनो मिशन किससे रिलेटेड है? सर यूनिवर्स से रिलेटेड है। यूनिवर्स से रिलेटेड। अच्छा अच्छा, ये दरअसल किसी नासा का है क्या? इसका है किसी जूनो, रसिया का। हाँ, रसिया का कोई प्रोजेक्ट है। लूना 25 है उसका। लूना नहीं, वो तो उसका है मंगल, उस पे मून पे जाने का है। जूना जूना, उसका क्वेश्चन क्या है? अरे जूना मिशन क्या है? जूनो मिशन। लूनो है या लूनो नहीं है? जूनो नहीं है सर, जूनो है। चलो हम कल बता देंगे जूनो क्या है। जूनो क्या है? नंबर तो भेजा गया है। अरे वो मून पे भेजा गया है। जूनो पूछ रही है ना, शायद जुपिटर से रिलेटेड कुछ है, देख तो बता नहीं। हाँ, ये वो